हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 12th क्लास की जो फाइन आर्ट की बुक है। ऑलरेडी हमने 11th क्लास वाला डिस्कस कर लिया था, यानी हमारा एक जो पार्ट है आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट जो बुक है एनसीईआरटी, वो हम लास्ट वीक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने भी किताब को पढ़ा होगा और रिवीजन दे लिया होगा अब तक। अब हमारी ये दूसरी बुक स्टार्ट होने वाली है, यानी पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 6-7 पेज का ही चैप्टर है और बहुत बेसिक सी चीजें इसमें बताई हैं। पांडुलिपि चित्रकला बेसिकली हमें दिखाई देता है। हमने चित्रकला के तो पहले भी चित्रकला के बारे में पढ़ा हुआ है, काफी चीजें हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक एक टर्म यूज कर रहा है और क्या बोल रहा है, पांडुलिपि चित्रकला। यानी उस समय जो एंशियंट टाइम पीरियड है या फिर मिडेवल टाइम पीरियड है, उस समय पांडुलिपियां बनाई जाती थी बेसिकली, जिसमें कोई ना कोई कहानियां हुआ करती थी। कभी कोई धार्मिक ग्रंथ हो सकते थे, कभी कोई जीवनी हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरह की जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी पहले धातु पत्र पे बनाया जाता था, जैसे ताम्र पत्र हो गया, फिर पेड़ों के पत्र यानी ताड़ पत्र हो गया, आगे हम देखते हैं कागज पर भी लिखा जाता है। तो इस तरह की पांडुलिपियों पर जो चित्र उकेरा जाता था, इस चैप्टर में स्पेसिफिक उस चित्र के बारे में डिस्कशन किया गया है। पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। क्या हो गया भैया, चलिए। तो यहां पर स्पेसिफिक किसके बारे में बात किया गया है, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा अगर खुद से पढ़ते तो। थोड़ा कोशिश करा है मैंने यहाँ पे कि सिंपल तरीके से आपको चीजें बता सकूं। ठीक है, छोटे छोटे जो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कोर्सेज की डिटेल्स दी गई है। तो आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन से तैयारी करते हैं, कई फाइनल ईयर के बात करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी मैं 2 साल पूरा टाइम देना चाहता हूँ। तो ऐसी जो भी आपकी प्लानिंग्स है उसके हिसाब से आप इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर मिल जाएगा, वहां जाके आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी 26 ऑफ मई को आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स पेपर होने वाला है। टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट जनवरी जो है आधी जा चुकी है, तो फेब मार्च अप्रैल और आधा मई, तो ओवरऑल पूरा टाइम मिला लो तो 4 महीने आपके पास बच रहे हैं। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप प्रीलिम्स से बाहर है। 4 महीने एक वो कोर टाइम होता है जहां पर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम पे आप पूरे डेडिकेशन से प्रीलिम्स पर फोकस करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसको क्वालिफाई करने का। और साथ साथ में क्या करना होगा आपको, जो प्रीलिम्स के कोर सब्जेक्ट्स है वो तो पढ़ने ही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एनवायरनमेंट करंट अफेयर, जो जीएस का है। एप्टीट्यूड को तो अभी मैं ले नहीं रही, एप्टीट्यूड के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए टेस्ट को जरूर देना है। तो डेली बेसिस पर आप कोशिश करिए टेस्ट दें। टेस्ट जरूरी नहीं है 100 क्वेश्चन का हो, बस ये है कि कुल मिला के आप कुछ क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को करते हुए आपके कई सारे टॉपिक रिवीजन भी हो जाएंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने बुद्धिज्म पढ़ा तो बुद्धिज्म के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब आप लगा लो। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सल्तनत एज के बारे में, तो सल्तनत एज के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सब आप कर लीजिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी रट लीजिए, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है ताकि पता लग सके कि ये टॉपिक से प्रश्न किस तरीके का पूछ रहे हैं। तो आपने पढ़ लिया, आपको नॉलेज है, लेकिन अब जब उसी से घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, सिंपल तरीके से यूपीएससी नहीं परोसता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है, तो आपको वो कॉम्प्लिकेशंस पहले ही पता होने चाहिए। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ऐसा ही एक हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए पूरा मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आए हैं। आप रेगुलर बेसिस पे इन टेस्ट को दे सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक, डिटेल एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मॉक टेस्ट देखो, मैं सबको बोलूंगी प्लीज लगाइए, जैसे भी हो, फ्री लगाइए, पेड वाला लगाइए, कैसे भी करिए, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए। ये 4 महीने टेस्ट का टाइम है, अच्छे से देंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे आगे। और ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि मॉक टेस्ट का मतलब आपको अच्छा स्कोर करना है। मॉक टेस्ट को बस इस तरीके से रखिए कि आप टॉपिक पर समझ विकसित कर रहे हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाता है,
एक क्रिटिकल एनालिसिस का जो वो होता है ना तरीका, वो आपको आ जाता है मॉक टेस्ट देने से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप टेस्ट को सीमित रखिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हमारे इस चैप्टर को। क्या बोल रहे हैं? पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम पीपीटी मैं आपको खुद बना के अलग से प्रोवाइड करा दूंगी। अभी हम ऐसे इसलिए पढ़ रहे क्योंकि जो थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर है इसके बहुत सारे पिक्चर्स एक तो मिलते नहीं है, दूसरा ये कि यहाँ से पढ़ने से सुविधा ये होती है कि बच्चों को लाइन टू लाइन चीजें समझ में आ जाती है। अदरवाइज यहाँ पढ़ने के बाद किताब पढ़ने बोल रहे हैं, किताब में जो जो तरीका दिया है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम बुक को ही पढ़ ले ताकि आप रिवीजन भी करें, आपको लगे हाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा, छोटी छोटी चीजें ये बता रहा है, उस छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, देख के आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेष कला चित्रकला की शोध पुस्तक के रूप में स्वीकार किया है। तो ये भारी भरकम जो 3 लाइनें बोली है ना, इससे दिमाग जो है हिल जाता है, अरे यार ये क्या बोल गया। ये बोल रहा है कि 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी में हमें एक पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक की रचना इस समय हुई थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का क्या नाम है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो यहां से आपको एक ये फैक्ट मिला है। क्या फैक्ट है वो आपका? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो स्पेसिफिक राइटर यहां पर क्या बोलता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक पहला हमारा स्रोत है या पहला हमारा ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें किसके बारे में पता लगता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है भारतीय कला विशेषकर चित्रकला के बारे में, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको अभी हम देखेंगे। तो भारतीय कला चित्रकला स्पेशली इसके बारे में हमें जानकारी का स्रोत क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है। अब जब आप भारतीय कला या चित्रकला को पढ़ेंगे तो भारतीय चित्रकला को पढ़ते हुए आपको बहुत सारी अंदर में जिज्ञासा आएंगी ना कि किस तरह के रंगों का प्रयोग करता था, किस तरह से इस चित्र को उकेरा जाता था, किन चीजों पर इसका ज्यादा फोकस था, धरातल क्या होता था, सरफेस क्या इसका लिया जाता था। तो इस तरह की सारी जो जानकारी है पहली बार हमारी भारतीय चित्रकला पर समझ के लिए जो स्रोत हमें मिलता है, जो किताब मिलती है, जिस किताब को पढ़ने से हमें भारतीय चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है, वो 5वीं शताब्दी का विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जहां पर भारतीय कला या चित्रकला के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसे प्रतिमा लक्षण कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्म सूत्र हैं। अब वापस से कॉम्प्लिकेटेड 2 लाइन डाल दी है। बोल रहा है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बोल रहा है कि ये जो सोर्स है ना, जब आप इस सोर्स का यूज करते हैं तो इससे क्या पता लगता है? आकृति बनाने की कला। ओके, तो इस किताब से हमें क्या पता लगता है कि किस तरह की आकृतियां बनाई जाती थी हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड में। तो जो भी आकृति बन रही है, जब आप चित्र उकेर रहे हैं, तो उस आकृति बनाने की कला के बारे में यहां से हमें जानकारी मिलती है। और ये जो आकृति बनाने की कला होती है ना, इसके लिए एक और टर्म यहां पर यूज कर रहा है। क्या बोल रहा है? इसे प्रतिमा लक्षण कहते हैं। प्रतिमा लक्षण टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? आकृति बनाने की कला या फिर जो प्रतिमा लक्षण है, किस तरह से बनाया जाता है, आकृतियां, चित्र की आकृतियां किस तरह से उकेरी जाती है, उसके बारे में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर एक वर्ड और इसमें जोड़ा है कि ये जो आकृति बनाने की कला है ना, ये चित्रकला के धर्म सूत्र हैं। इसको बोल रहा है ये कि ये जो है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये चित्रकला जो अब आगे आप पढ़ने वाले हैं, इस चित्रकला का धर्म सूत्र क्या है? इसकी आकृति बनाने की कला, इसको हम चित्रकला का धर्म सूत्र कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, जिसमें बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट की गई हैं चीजें, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तोड़ तोड़ के हमने इसे पढ़ा। सबसे पहले कि जो हमारी भारतीय चित्रकला है उसका एक बहुत पुराना सोर्स, इंफॉर्मेशन का सोर्स हमें क्या दिखाई दे रहा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ओके, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें किस चीज के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिलती है कि किस तरह की आकृतियां बनाई जाती थी या आकृति बनाने की क्या कला होती थी भारतीय चित्रकला में, जिसके लिए एक और टर्म यूज करा जा सकता है कि इसमें बताया गया है प्रतिमा लक्षण। प्रतिमा लक्षण की क्या कला थी वो यहाँ पे डिफाइन किया है। और बोल रहे ये जो आकृति बनाने की कला होती है ना, ये एक्चुअली चित्रकला का धर्म सूत्र है। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? चलो
तो बस ये थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब इसको ही तोड़ तोड़ के बताएगा इसी खंड में। मतलब जब आप इसको पढ़ते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप इसको इस बुक के पढ़ने से किन किन चीजों के बारे में पता लगता है। कभी भी आप कोई आर्ट गैलरी में जाइए तो वहां जाकर जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट्स को देखते हैं तो आपके दिमाग में 5-7 क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी आर्ट के बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि इन चित्रकला में किस तकनीक का यूज हो रहा है, किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है। मतलब जब आपने ये चित्रकला या पेंटिंग या कुछ भी किया है तो इसमें किन चीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं इसे बनाने में, है ना, किस तरह की सामग्री, इसको उकेरने में कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, सतह किस पर बना रहे, बेस क्या है इसका, दीवार है या भित्ति है, किस बेस पर इसको बनाया जा रहा है, इसकी धारणा क्या है, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रिआयामों की संरचना। देखो मानव आकृति का त्रिआयाम क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे आपने चित्रकलाएं देखी होंगी जो कि 3 डायमेंशनल टाइप की लगती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर बोले कि भैया तुम एक पिक्चर बना दो तो हमने कैसा बना दिया, ये रहा ऐसे, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, 2 डायमेंशनल टाइप का है, ठीक है। इसमें इतनी सजीवता नहीं होती है, मतलब बहुत रियलिटी नहीं दिखाई देती इसमें। जैसे अगर आपको कोई क्यूब बनाने बोले और आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये एक्चुअली क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल टाइप का, ऐसा लगेगा जैसे कि रखा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा सजीवता होती है। तो बोल रहा है कि ये जो किताब है ना इसमें ये भी बताया गया है क्या कि मानव आकृतियों के त्रिआयामी संरचना कैसे बनाई जाती है, 3 डायमेंशनल। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होंगी जिसे देखकर ऐसा लगता है ना कि अरे एक्चुअली ये पर्सन जो है प्रॉपरली सजीवता शो होती है कि वो रियल में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके जो जो भी हाव भाव, जो हाथ पैर सब बनाए जाते हैं वो सब ऐसा 3 डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह की शेडो दिए जाते हैं कि रियल टाइप लगता है, ठीक है। वो सब यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली इस पुस्तक को पढ़ने से आपको जो 4-5 पॉइंट्स है ना वो हमें पता लग जाते हैं भारतीय चित्रकला के बारे में, ठीक है। आगे बोल रहा है कि चित्रण के विभिन्न अंग जैसे रूप भेद, दृश्य, आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजना, लावण्य योजना, सौंदर्य रचना, सदृश और वर्णिक भंगा, तुलिका और रंगों के उपयोग के विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इतना ही नहीं, ये जो हमारे चित्रकला को लेके 4-5 पॉइंट्स उठते हैं उसके बाद से स्पेसिफिक अगर कोई चित्र बनाया जा रहा है मानव आकृति तो वहां पर होता है ना रूप भेद, दृश्य भेद, इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि रूप भेद कैसा बनाया जाता था, इसमें किस तरह की कला का प्रयोग किया जाता था, दृश्य आसपास जो भी सीन बनाया जाता है जैसे पहाड़ बना रहे हैं, नदी बना रहे हैं, पेड़ पौधे बना रहे हैं, वो कैसा दृश्य रखा जाएगा, आकार, प्रमाण, परिमाप, आकृति का जो है शेप क्या हो, साइज क्या हो, डायमेंशन क्या हो, ये सारी चीजें भी काफी डिटेल से यहाँ पर बताई गई है। कुल मिलाकर उस जो हमारी भारतीय चित्रकला है उसके बारे में काफी डिटेल से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक ऑथेंटिक सोर्स हमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से प्रत्येक के कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। बोल रहे कि जब आप इसको पढ़ते हैं ना, अच्छा आकार परिमाण के बारे में बता रहा है तो उस आकार परिमाण के भी कई सारे सब सेक्शंस बना दिए गए हैं, उसमें भी डिफाइन करा है कि इसके अंदर ये टाइप, इसमें ये स्पेसिफिक है, इसके अंदर ये टाइप, इसमें ये स्पेसिफिक है। हालांकि आप में से आप लोग चित्रकला नहीं करते होंगे या मैं भी नहीं करती हूँ, हम थोड़ा सा पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे देख रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिन लोगों की इसमें रुचि होती है वो लोग इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक के कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दियों से इन धर्म सूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार यह चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों चित्रशलाओं का आधार बना है। और बोल रहे हैं कि ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक भारतीय चित्रकला के जो कलाकार हैं उनके लिए एक आधार के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब इस किताब में जो चीजें लिखी गई हैं, बारीकियां लिखी गई हैं, उनको पढ़कर कई सालों तक भारतीय कलाकारों ने अपनी समझ विकसित की और फिर उसको उकेरा है अलग अलग
आधार पर उसे उकेरा है। तो फिर एंड बोलता है कि ये जो चित्रकला की सभी भारतीय शैलियां हैं और चित्रशालाएं हैं, उनका आधार हमें किस रूप में दिखाई देता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको। एक तरह से ये जो भी चित्रकलाएं बनाई जाती हैं, जो कलाकार होते हैं इस क्षेत्र के, उनके लिए किताब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके लिए एक सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अभी आपका है तो आप कहाँ से पढ़ रहे हो? हमें किताब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तकनीक या फिर कला के क्षेत्र में भी बहुत सारी किताबें होती है जिनको पढ़ के उसमें रुचि रखने वाले लोग उस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको सिलना, कपड़े सिलना बहुत पसंद है और आपको कोई एक बुक मिले जिसमें पूरा पैरामीटर दिया है कि हमको ऐसे कपड़े सिलने चाहिए, ऐसे मेजरमेंट लेना चाहिए, समझ पा रहे? आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, एक बुक है जिसमें बता रखा है पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स कि भाई क्या क्या आपको करना चाहिए मेकअप करते हुए, तो आप उसकी बारीकियों को समझेंगे और फिर उसको आप यूज करेंगे। इसी तरह ये किताब है जो कि कलाकारों के या भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो अभी हमने बुक की बात की, बेसिकली ये एंशिएंट टाइम की बात कर रहा है, 5वीं शताब्दी की बात कर रहा है। अब राइटर दूसरे पार्ट पर जाता है, किस पे? मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये जो था ये तो हमारा प्राचीन काल से संबंधित रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये प्राचीन काल से। बोल रहे मध्यकाल में हमें एक नई चीज दिखाई दी। ठीक है, लघु चित्रकला। लघु चित्रकला हमें किस समय दिखाई देती है? ये हमें दिखाई देता है बच्चों मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में बेसिकली अभी आपको मैं बहुत सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी, सॉरी, अभी हम बहुत सारी इमेजेस देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण, ये जो मध्यकाल में हमें चित्रकला दिखाई देती है वो बहुत छोटे छोटे आकार के थे, इस वजह से उन्हें लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। अब क्या होता था, मध्यकाल जो है उसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली मिडेवल पीरियड, लेटर मिडेवल पीरियड, यानी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में बहुत बड़ा कोई एक किंगडम नहीं था, छोटे छोटे हमें राज्य या रियासतें दिखाई देती हैं, जैसे कि नॉर्थ में हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटास के बारे में। फिर जो गुर्जर प्रतिहार थे जब वो स्प्लिट हुए तो वहां पे हमें बहुत सारे राजपूत स्टेट दिखाई दिए। जो लेटर मिडेवल फेज था वहां पर हम किसके बारे में, अच्छा चोलास भी है ना साउथ में, वो भी दिखाई देते हैं। तो एक किंगडम्स तो थे लेकिन कोई एक बहुत बड़ा एम्पायर हमें नहीं दिखाई देता है। वही लेटर मिडेवल फेज जो होता है वहां पर भी हमें कंपेरेटिवली थोड़े बड़े किंगडम्स दिखाई देते हैं, जैसे सल्तनत काल है, मुगल काल है। दक्षिण भारत में जाइए विजयनगर, बहमनी किंगडम दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो ये इंडिविजुअल राजपूताना स्टेट थे वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम बात करें लघु चित्रकला की तो इसका संबंध लेटर मिडेवल फेज से है, यानी कि उत्तर मध्यकाल में हमें सल्तनत काल और मुगल काल में कई सारी ऐसी चित्रकारी दिखाई देती है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुल्तान बैठा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, बहुत सारे और लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो उस पूरे के पूरे सीन को एक छोटे से जगह पर उकेरने के लिए उसके छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। ओके, तो लघु चित्रकारी का संबंध किससे है? मध्यकाल से है। ठीक है, छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रकारियों का हाथों में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। अब पूरा सल्तनत काल की दरबार बैठे हुए, ठीक है, अब सल्तनत काल के दरबार लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कुछ लिखा है और यहाँ पर उस दरबार का एक पिक्चर बना रखा है, छोटे छोटे यहाँ पर सब लोग हैं दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे चित्र है तो आप उसको क्या, मतलब एक ह्यूमन नेचर है, खुद ब खुद अगर यहाँ पे वो छोटा सा चित्र बना हुआ है, अब आप उसको क्या करोगे, उठा के देखोगे, पास से देखोगे ना, ऑब्जर्व करने के लिए, अच्छा ये बैठे हुए हैं ऐसा ऐसा करके। तो बस ये उसको डिफाइन कर रखा है कि ये जो लघु चित्रकारी थी जनरली इसको हाथों में पास से लेकर देखा जाता था। ठीक है, उसका रीजन क्या है, छोटा है तो भाई देखोगे ही ना, हाथ ऑटोमेटिक आपके पास में उसको लाओगे आप। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाथ में लेकर करीब से इसका अवलोकन किया जाता था। कला संरक्षक के महलों या राज दरबारों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। अब ये जो लघु चित्रकारी है ये कहाँ पर हमें दिखाई देती थी? कला संरक्षक के महल
जो भी ऐसे राजा हुए जो कला के संरक्षक थे, यानी कि जो उन कलाओं को, इन चित्रकला को संरक्षण दे रहे थे, उनके पैट्रोन के रूप में काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे हमें सल्तनत या फिर मुगल फेज या एंशियंट में भी दिखाई दे, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कला को संरक्षण देते थे अपने दरबार में, है ना। ऑलमोस्ट सभी राजा देते थे। ये मॉडर्न टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश को मैं मॉडर्न टाइम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक फेज है वो, तो उस टाइम पीरियड में कलाओं को संरक्षण देना बंद किया गया। अदरवाइज एंशिएंट मिडिवल हर टाइम हर राजा अलग अलग तरीके की कलाओं को संरक्षण देते ही देते थे। तो बोल रहे कि ऐसे जो राजा जो कला संरक्षक थे, हमें पता लगता है कि इनके महलों या राज दरबार की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था, यानी कि दीवारों पर इस तरह की चित्रकारी उकेरी जाती थी। इसलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। तो ये जो लघु चित्रकारी है ना, इसको दीवार पे नहीं उकेरा जा रहा, मतलब इसको इस पर्पस से यूज नहीं किया जा रहा है कि भाई दीवारों पर प्रदर्शित करना है, इस पर्पसली इसको यूज नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर ये हमें पांडुलिपि के फॉर्म में ही दिखाई दे रही है कि जो आपकी बुक निकल रही थी, जो पांडुलिपियां लगाई जा रही थी या लिखी जा रही थी, उसमें इसको ज्यादा उकेरा जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमें मिडेवल टाइम पीरियड के कला संरक्षक दिखाई दिए, उनकी दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाया जाता था। भित्ति चित्रों के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, समझ में आ गया। तो बोल रहे हैं कि ये जो लघु चित्र थे ना, इनका उद्देश्य कभी भी दीवारों को सजाना या उनको दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं रहा है। ठीक है, आगे चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों के काव्य, छंदों, विभिन्न विहित साहित्यिक संगीत ग्रंथों का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीर्ष भाग पे, अब ये बोल रहा है कि ये जितनी भी चित्रकलाएं हैं, अलग अलग तरह की चित्रकलाएं हैं, इनमें से चित्रकला का एक बड़ा वर्ग जो हमें किस रूप में दिखाई देता है, पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है। पांडुलिपि चित्रण क्या होता है, इसको डिफाइन कर रहा है कि चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर ना लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। अब ये थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं छोटा करूं, यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस भी शायद देखने को मिल जाए। दिखाई तो दे रहा है ना लिखा हुआ, ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं हो रही है? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। एक दो पिक्चर्स होंगी, ये देखो इस तरह से। अभी इसको ही यहाँ पे राइटर डिफाइन कर रहा है, क्या बोल रहा है, ओके यहाँ पर बोल रहा है चित्रकला का, सॉरी, यहाँ पर बोल रहे हैं चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता था। चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर ना लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। तो चित्रपट का शीर्ष भाग बोल रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से पांडुलिपि चित्रकला में क्या होता था कि जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, जो चित्र बनाए जाते थे, चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को आयताकार स्थानों में उसके बारे में वहां पर डिटेल से लिखा जाता था। ठीक है, जो भी स्पेस बचता था। और कई बार विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर ना लिखकर पीछे की तरफ भी लिख दिया जाता था। ठीक है, पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था। प्रत्येक भाग में कई बंधन मुक्त चित्र, पर्ण या पृष्ठ शामिल होते थे। चित्रकला के प्रत्येक पर्ण फोलियो का संबंध लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। तदनुसार किसी के पास रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े में लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था। अब ये पूरी कहानी क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बेसिकली जो आपका पांडुलिपि चित्रकला है, तो इसमें बोल रहा है कि एक टर्म यूज किया था, ठीक है, पांडुलिपि चित्रकला है। अब पांडुलिपि चित्रकला मतलब कि कुछ लिखा जा रहा है। अब वो लिखा किसी भी चीज पे जा सकता है, जैसे धातु पत्र पर लिखा जाता है,
पांडुलिपि चित्रकला। अभी बोल रहे हैं कि इसको किसी भी चीज पर उकेरा जा सकता है ना। पांडुलिपि चित्रकला का क्या मतलब है? देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, लिखने से ज्यादा एक्सप्रेसिव पिक्चर्स होती है। ठीक है, जैसे अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको वो समझ आएगा, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ इमेज है, कुछ पिक्चर्स है, तो शायद वो और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो पांडुलिपि चित्रकला यही है कि जो लिखा है, लेकिन उस लिखावट के साथ साथ उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें और सजीवता लाने के लिए उस पांडुलिपि में वो चित्रकला इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब ये पांडुलिपि चित्रकला किसी भी चीज पे उकेरा जा सकता था ना, जैसे कि धातु पत्र पर उकेरा जा सकता था, धातु के जो पतले पतले पत्र होते थे, ठीक है, या फिर ताड़ पत्रों पर उकेरा जा सकता था, जो वृक्ष होते थे उनके सूखे पत्तों पर, या फिर जो कागज थे उन पर उकेरा जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग आधार पर पांडुलिपियां मतलब कुछ लिखा जाता था। तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चित्रकला के प्रत्येक पर्ण, फोलियो का संबंधित लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया। जो भी आप इस तरह के पत्रों पर चित्र बना रहे हैं, उसको बोल रहा है कि प्रत्येक पर्ण या फोलियो, फोलियो पर्ण मतलब एक जो जैसे एक पेज मान लो आप, ठीक है, तो प्रत्येक पर्ण या फोलियो का संबंधित लेख, उससे संबंधित जो लेख होता था ना, आपने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया, उससे संबंधित जो भी लेख है, उसे उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान या उसके पीछे अंकित किया जाता था, नेक्स्ट पर्ण पर। तदनुसार किसी के पास रामायण, भागवत, पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। बोल रहा है आपने ऐसा देखा होगा, आप लोगों के पास में अगर इस तरह के जो हमारे एपिक्स हैं या अन्य काव्य हैं, उनका संकलन होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स होती थी उसके ऊपरी भाग में या फिर अगले हिस्से में उल्लेख किया रहता था उस चित्र के बारे में। ठीक है, प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था। अभी आज तो प्रॉपर बुक्स आती है, बाइंड होकर आता है, उस समय क्या था? पांडुलिपियां थी। ये दिख रहा है आपको, एक एक पत्ता है ये, ठीक है। अब इतने सारे पत्तों को कैसे कैसे एक जगह रखे? तो वो अगर सारा का सारा एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बता रहा है, एक घटना के बारे में बता रहा है, एक स्टोरी बता रहा है, एक महाकाव्य बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो ऐसे जितने भी पत्र होते थे उन सब को सुरक्षित रखना जरूरी था। तो इसके लिए क्या करते थे? उनको एक जगह पे पोटली मतलब कपड़े से बांध कर या गठरी बनाकर, अब ये पूरा है, इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और कपड़े से बांध देंगे और फिर इसको सुरक्षित रख दिया जाता था। समझ में आ रहा है? इस तरह की पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज बता रखा है, मेवाड़ के विजय सिंह का श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी कमल चंद्र द्वारा लिखित। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक और ये दिखाई दे रहा है, मेवाड़ के विजय सिंह जो है उनका श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी, ये बेसिकली एक सूत्र है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसको किसने लिखा था? कमल चंद्र ने लिखा था। मतलब ये रूलर था मेवाड़ के विजय सिंह, उनके टाइम पीरियड में श्रावक प्रतिक्रम सूत्र करणी लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? कमल चंद्र के द्वारा। और ये क्या है? ये भी एक पांडुलिपि चित्रकला है। समझ पा रहे हो? तो पांडुलिपियां जिसमें लिखा जाता था, चित्रों को साथ में उकेरा जाता था और उनको सुरक्षित रखने के लिए किसी गठरी या पोटली में बांध दिया जाता था। संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ, फोलियो पृष्ठ, पुष्पिका पृष्ठ, कोलोफोन पृष्ठ होता है, जिसमें संरक्षक है। अब बोल रहे हैं ना, जैसे आप आजकल कोई भी किताब पढ़ो, हर एक किताब का आगे इंडेक्स दिया होता है या फ्रंट पेज दिया रहता है नहीं रहता है। तो बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह के पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था, तो इस पूरी पांडुलिपि को, अगर इसमें एक स्टोरी है, एक इवेंट के बारे में बताया गया, तो उस पूरी पांडुलिपि को सुरक्षित रखने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? उसका ये पहला पेज, यहाँ पे संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ या जिसको फोलियो पृष्ठ, पुष्पिका पृष्ठ, कोलोफोन पृष्ठ कहते हैं, इसमें संरक्षक के नाम की जानकारी होती थी। जैसे इंडेक्स में या फिर जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रस्तावना, प्रियम्बल, तो
बेसिकली हर किताब का एक फ्रंट पेज होता है, या तो किताब के बारे में जानकारी है या फिर वहां पर इंट्रोडक्शन दिया होता है बुक के बारे में, और साथ साथ बताया होता है कि किसने इस किताब को लिखा, कौन सी ऐसी घटना थी जिसने उस राइटर को मोटिवेट किया कि वो इस तरह का एक बुक लिख सके। कुछ उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होती है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस तरह की पांडुलिपियों का जब संरक्षण किया जाता था तो उसमें उसका जो पहला पृष्ठ होता था, जिसके लिए टर्म यूज करा पर्ण पृष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि इसमें संरक्षक के नाम की जानकारी होती थी कि किस राजा या किस व्यक्ति ने इसको संरक्षण दिया है। ठीक है, कलाकार या लेखक के बारे में कि किसने लिखा है, किसने आकृतियां उकेरी है, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान, कार्य या चित्रण पूरा होने की तिथि कि कब ये लेखन का कार्य पूरा हुआ, कब इसमें चित्रण का कार्य पूरा हुआ, और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विवरण जो है ना वो लिखा जाता था पर्ण फलक पर। बोल रहे कि जब इस तरह की पांडुलिपियों को संरक्षण किया जाता था तो उसका जो ये पहला वाला पेज था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। क्यों इंपॉर्टेंट होता था? क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स होती थी, किसने लिखा, कौन सा कलाकार था, कौन से राजा ने संरक्षण दिया था, इसको लिखने वाले को संरक्षण दिया था, फिर कब ये कंप्लीट हुआ, ये सारी डिटेल्स। ठीक है, हालांकि समय के साथ पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके थे क्योंकि ये जो ताड़ पत्रों पर बनाया जा रहा है ये डैमेज भी हो जाएगा ना, क्लाइमेट की वजह से, बारिश है, धूप है, कीड़े हैं, और हजारों वर्षों तक तो सुरक्षित रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो बोल रहे हैं कि आगे पता लगता है कि जो पुष्पिका पृष्ठ है ना वो लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। बहुत सारी पांडुलिपियों में जो फ्रंट है ना वो इसका हमें नष्ट होते हुए दिखाई दिया है। विद्वानों ने उनकी विशेषता के आधार पर इनका विवरण किया है। चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी, अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती थी। अब थोड़ा सा आगे ये डिफाइन कर रहा है, यहां पर हमने कहां तक लिखा था, पांडुलिपि, चित्रकला, इन चीजों पर उकेरा जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर एक टर्म जो यूज कर रहा है इसको आप लिख लीजिए, पुष्पिका पृष्ठ, या फिर ये जो पर्ण पृष्ठ पुष्पिका पृष्ठ बोल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पुष्पिका पृष्ठ, इसमें किन की जानकारी होती थी? संरक्षक, ठीक है, कलाकार, लेखक, तिथि आदि जानकारी। ठीक है, आगे चल के जैसे जैसे समय बीतेगा ये नष्ट होते हुए दिखाई देता है। उसका रीजन है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, बारिश है, धूप है, उससे बचना मुश्किल होता था, कीड़े लग जाते थे बंद बंद। नोट को आप रख दीजिए बांध कर तो कीड़े लग जाएंगे ना हजारों वर्षों तक। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है, हालांकि समय के साथ साथ पुष्टिका पृष्ठ लुप्त होने लग गए धीरे धीरे। विद्वानों ने उनकी विशेषता के आधार पर इनका विवरण किया है। आगे बोल रहे हैं, चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग है, नमी है, अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। ठीक है, जैसे आग लग गई तो वो चित्रकला बचेगी क्या? अगर धातु पत्र पर भी उकेरा गया है तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप उसमें कलर्स या जिस भी चीज का यूज कर रहे हो वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आग है, नमी है, मॉइस्चर आ गया, फंगस लग गया तो भी वो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह की जो नेचुरल चीजें, इनके प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, शिल्प आकृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और यह सुबाहे भी होती थी। तो एक चीज तो यहाँ पर ये बताया कि इस तरह की चित्रकलाएं बहुत सारी ऐसी है जो नष्ट हो चुकी है क्योंकि हमको मिलेंगी नहीं, वो नेचर के प्रति थोड़ी सी वल्नरेबल होती हैं, इजीली वो डैमेज हो जाती हैं। फिर दूसरा यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है सिग्निफिकेंस, कि ये जो चित्रकलाएं हमें दिखाई देती हैं सुबाहे भी होती थी, मतलब इतनी छोटी थी, इतनी हल्की थी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। तो ये सुबाहे होती थी जिन्हें प्रायः राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। किसी का विवाह हुआ राजकुमारी का तो उसके अलग अलग लोग जो है वो उसको उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। आजकल तो इतना नहीं चलता है, पहले मैंने देखा था जो हमारी कजन वगैरह की शादियां होती थी उस समय बहुत ऐसा शौक होता था कि बेडशीट्स होती थी उसको पेंट करके उसमें फूल बड़े बड़े बना के उनको गिफ्ट दिया जाता था। शादी के पहले ही इस तरह के पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो भी गिफ्ट में ले जाती थी। तो ये बेसिकली पहले हमारा कल्चर था, धीरे धीरे वो ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर भी यही बोल रहा है
कि उस समय ये सुबाह होती थी, इजीली इसे मूव किया जा सकता था, इसलिए राजकुमारियों को इस तरह की चित्रकलाएं उनके विवाह में उपहार स्वरूप दिया जाता था। राजाओं और दरबारियों के बीच में भी उपहार, पेंटिंग्स, है ना, आजकल भी देते हैं लेकिन आजकल अलग लेवल की पेंटिंग जा रही है, तो पेंटिंग वगैरह जो है राजा दरबारी आपस में भी एक दूसरे को एज अ गिफ्ट देते थे। कृतज्ञता के रूप में भी चित्रों और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक और व्यवहारिक तौर पर होता था। चित्र तीर्थयात्री, भिक्षु, साहसी खोजकर्ता, व्यापारी, पेशेवर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी ले जाए थे। अब कुछ धार्मिक चित्र भी होते थे, ठीक है, ऐसे धार्मिक चित्र उन पांडुलिपियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाए जाते थे ना। अब तीर्थयात्री एक जगह तो रहेगा नहीं, यहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाएगा, तो उस चित्रकला का प्रभाव आपको दूसरे क्षेत्र में भी फैलते हुए दिखाई देगा। उदाहरण स्वरूप बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह था और मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिले हुए थे। मेवाड़ बूंदी कहाँ, राजस्थान की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये जो चित्र बनाए जा रहे थे ना, बहुत सुबाहे थे, इजीली इसको मूव किया जा सकता था, तो उपहार स्वरूप इनका लेन देन हो रहा था और इसकी वजह से तीर्थयात्री भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और इसकी वजह से ये दूसरे क्षेत्रों में भी प्रभाव डालता था, वहां की चित्रकला को भी प्रभावित करता था, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सुबाहे होते थे, मतलब इजीली इसको मूव किया जा सकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता था, ठीक है। और उपहार स्वरूप भी इसे दिया जाता था, उपहार स्वरूप, ठीक है, तीर्थयात्री इनके द्वारा ज्यादा इसका मूवमेंट किया जाता था। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत अभी 2 ही पेज हुआ हमारा, फटाफट करते हैं आगे। चित्रकलाओं के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है कि ये जो हमारा चित्रकला का इतिहास रहा है, इसको हम दोबारा से पुनर्निर्मित करने की कोशिश करें। दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियां कम हैं। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पे इनके मध्य कई स्थान रिक्त हैं। जब हम इनको काल के अनुसार लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे डैमेज हो गए ना, तो बोल रहे हैं कि कई स्थान रिक्त है जिसके बारे में किसी के भी द्वारा इस तरह के चित्रण के विकास या समृद्धि या गति विधि का अनुमान लगाया जा सकता है। जो कला में प्रोग्रेस हुआ है, जब आप इसको इस हिसाब से अरेंज कर रहे हो तो बहुत सारे बीच में आपको मिसिंग चीजें दिखाई दे रही हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो डैमेज हो गई ना। फिर बोल रहा है कि स्थिति की जटिलता तब अधिक बढ़ जाती है जब ये बिखरे पृष्ठ अपने मूल भाग का हिस्सा ना रह के विभिन्न संग्रहालयों और निजी संग्रहालयों में बिखर गए, जो इधर उधर समय पर देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास में हिस्ट्री की बुक है, पॉलिटी की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है और इसमें किसी में भी बाइंडिंग नहीं किया हुआ है, अलग अलग पेजेस थे, और फिर ये क्या हो जाएंगे, कभी 1 पेज गायब, कभी 2 पेज गायब, कभी 5 पेज गायब, इस तरह से। और भविष्य में 50 साल बाद आपको कहीं कहीं किसी के इक्का दुक्का पेज मिल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उन पेजेस से आप इंडिविजुअल एक चित्र के बारे में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो क्लैरिटी नहीं आ रही क्योंकि बीच का क्रम मिसिंग है। तो ऐसे बहुत सारे बिखरे पांडुलिपि के जो पत्र हैं वो हमें अलग अलग संग्रहालयों में सुरक्षित मिलते हैं, ठीक है। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विद्वानों को पुनः कालक्रम में संशोधन करने, उसे पुनर्परिभाषित करने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार अदिनांकित चित्रकलाओं के समूहों को उनकी शैली के आधार और अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। बस चलो अभी आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर 2 प्रकार की शैलियों पर हमें डिस्कस करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बैकग्राउंड था सारा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करना तो है, ये ऑप्शन क्या है, छोड़ तो सकते नहीं है। चलो अभी हमें 2 प्रकार की कला शैलियों पर डिस्कस करना है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, ठीक है। पश्चिम में जो हमें कला शैली दिखाई देती है, पश्चिमी चित्रकला शैली, और दूसरा क्या दिखाई देता है, पूर्वी चित्रकला शैली, ठीक है। पश्चिमी चित्रकला शैली में हमें 2 लोकेशन की बात करेंगे, एक जिसको बोला जाएगा आपका गुजरात की शैली
और दूसरा जिसको बोला जाएगा राजस्थान की शैली। गुजरात की जो चित्रकला शैली थी उसका काफी कुछ प्रभाव पड़ा था राजस्थानी चित्रकला शैली पर। और पूर्वी चित्रकला शैली में हमें कौन सा क्षेत्र दिखाई देता है? बंगाल वाला। और यहाँ पर कौन सी शैली दिखाई देती है? पाल चित्रकला शैली दिखाई देती है। पाल के टाइम पीरियड में इस शैली का विकास हुआ था, ठीक है। और गुजरात में हमें कौन सी? जैन धर्म से संबंधित शैली दिखाई देती। तो बेसिकली किस पर किसका इम्पैक्ट है? वहां पर कोई राजा रूल कर रहा है तो उससे संबंधित उस शैली का नाम पड़ गया, या वहां पे किसी धर्म का ज्यादा प्रभाव है जैसे जैन धर्म का, तो उससे उस शैली का नाम पड़ गया, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले पश्चिमी और पूर्वी चित्रकला शैली के बारे में। फटाफट इनके बारे में जानते हैं, कुछ जो बेसिक डिफरेंस है वो जान के आगे बढ़ना है। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। भारत के पश्चिम भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली उसे पश्चिम भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ राजस्थान का दक्षिण भाग, मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है। तो बेसिकली ये जो पश्चिमी चित्रकला शैली है इसका कोर जोन कौन सा रहा है? ये रहा आपका गुजरात वाला रीजन, राजस्थान। और बोल रहा है मध्य भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पर भी, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ, मध्य भारत का पश्चिमी हिस्सा। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जिस चित्रकला का फलना फूलना दिखाई देता है उसे पश्चिमी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भूभाग से अनेक व्यापारिक मार्ग जाते थे, आप सभी को पता है। एंशिएंट टाइम पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने देखा था लोथल, उसके बाद भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे। तो बोल रहे कि गुजरात क्योंकि वो पोर्ट वाला क्षेत्र है, वहां पे हमें महत्वपूर्ण बंदरगाह दिखाई देते हैं। बंदरगाह की वजह से वहां से अच्छा खासा ट्रेड होते हुए दिखता है। अगर आपने पॉलिटिकल मैप देखा होगा इंडिया का तो इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर हमें अरेबियन सी दिखाई देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं जिससे ट्रेड होता है, नेशनल इंटरनेशनल। इसकी वजह से यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी और स्थानीय सामंत बसे। ऐसे लोग जो संपन्न थे, बहुत धनाढ्य थे, क्योंकि वो व्यापार करते थे, व्यापार से वो धीरे धीरे संपन्न हुए। और ऐसे जो लोग यहाँ पर बसे जो आर्थिक संपन्न थे, कला के भी सशक्त संरक्षण बने। जब आपके पास पैसा है तभी तो आप किसी कलाकार को संरक्षण दोगे। तो बोल रहे हैं कि ये इतने समृद्ध थे कि इन्होंने फिर कला को संरक्षण देना यहाँ पे प्रारंभ किया। मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। और आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जब हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, लेकिन जैन धर्म जो है वो थोड़ा सा जटिल था। कैसा जटिल था? जैन धर्म बोलता था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, छोटे लेवल पर भी हिंसा को मना करता था। तो किसान वगैरह तो जैन धर्म के बहुत फॉलोअर्स नहीं हुए, क्योंकि किसानों को क्या दवाई का छिड़काव करना होता था, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो जानवर हैं उन मतलब मरेंगे ही ना, अभी कीड़ों को थोड़ी अपनी फसल खाने देंगे। तो वो जैन धर्म डिनायल करता था उसका। तो इस वजह से जैन धर्म के जो ज्यादा सपोर्टर हुए वो व्यापारी हुए, ठीक है। तो व्यापारी बहुत सारे ऐसे थे जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। आज भी आप जाइए गुजरात राजस्थान में बहुत सारे आपको जैनी मिल जाएंगे जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसके फॉलोअर्स कौन थे? ज्यादातर व्यापारी थे। ये व्यापारी संपन्न थे, गुजरात वाले क्षेत्र में थे, तो इन्होंने वहां पर संरक्षण दिया। इस वजह से गुजरात पश्चिमी चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और इन्होंने ज्यादातर, अब वो खुद किसके संरक्षक है? जैन धर्म के। और अब ये जो चित्रकला यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होगी वो भी किसको ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करेगी? जैन धर्म की। मतलब मैं जैनी, मेरे पास पैसे, मैं चित्रकला को प्रमोट कर रही हूं, तो वो जो चित्रकला है उसमें किस चीज को ज्यादा उकेरा जाएगा या किस पर ज्यादा फोकस होगा? जैन संतों पर फोकस होगा, जैन धर्म पर ज्यादा फोकस होगा। शास्त्र दान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। बोल रहे कि यहाँ पर जो शैली फली फूली उसको जैन शैली कह दिया गया, क्योंकि जैन धर्म का ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया पश्चिमी चित्रकला शैली में। और बोल रहे एक और चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुई, क्या? शास्त्र दान की परंपरा। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर जैन शैली के फलने फूलने का क्या कारण था? शास्त्र दान की परंपरा। अब शास्त्र दान की परंपरा क्या है कि शास्त्रों का दान करना। मतलब मैं छोटी थी तो मेरी फ्रेंड लोग ऐसे फास्ट रखती थी फ्राइडे का। तो जब वो उद्यापन करती थी तो जो माता जी जिनका वो होता था शुक्रवार का व्रत करते थे, संतोषी माता, उनकी बुक सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, अच्छा माना जाता था। यही है वो परंपरा जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे कि जैन धर्म में शास्त्र दान की परंपरा थी और शास्त्र दान की परंपरा के कारण ये चित्रकला और फल फूल रही है कि उस
जो पांडुलिपि शास्त्र है जिसमें चित्र उकेरा जा रहा है उसका बड़े लेवल पर दान किया जा रहा है तो और प्रमोट होगा ना। तो शास्त्र दान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय, जिसे भंडार कहा जाता था, में दान करना एक परोपकार था। बोल रहा है कि जो मठ होता था, जितने भी जैन साधु जहां रहते थे, जो उनका मठ होता था, वहां पर भी इस तरह की पांडुलिपियां, सचित्र पांडुलिपि मतलब ये देखो लिखा हुआ है लेकिन इसमें पिक्चर्स बनाई, ये ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसका करिए आप लोग। ये लिखा हुआ है, साथ में पिक्चर्स से इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो इस तरह की पांडुलिपियों को दान करना अच्छा माना जाता था मठ में। तो और ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, मतलब मार्केट अच्छा बन रहा है ना, लोगों को शास्त्र दान किया जा रहा है, मठों में दान किया जा रहा है, तो कलाकार और उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय में दान देना बहुत अच्छा माना जाता था, सदाचार व धार्मिक कृत्य माना जाता था, जिसकी वजह से इसे और पुश मिलता है और प्रमोट होते हैं। अब यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ ग्रंथों की बात कर रहा है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है। अब यहाँ पर देखो कल्पसूत्र के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैन ग्रंथ, ठीक है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र के बारे में ऐसे भी स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछा गया है, कौन सा किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बोल रहे हैं कि कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय किस तरह का ग्रंथ है, चित्र ग्रंथ है। पिक्चर्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें यहाँ पर उकेरी गई हैं। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण, मृत्यु टर्म ये यूज नहीं करते, इनका मानना है कि उनको मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, तो उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण मोक्ष तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया। अब आपको पता है जैन धर्म में तीर्थंकर सिस्टम था, पहले दूसरे तीसरे और टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। लास्ट तीर्थंकर के बारे में हम पढ़कर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, उनके सारे, उनके बर्थ से लेके उनको जो निर्वाणा मिलता है वहां तक के सारे इवेंट्स को इसमें दर्शाया गया पिक्चर्स के फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा लिखकर, ठीक है, जो कलाकारों को उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने के लिए विषय प्रदान करता था। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, किनके, जो भी जैन तीर्थंकर थे, उन गर्भाधान, जन्म मतलब कब वो गर्भ में आए, फिर उनका बर्थ हो रहा है, फिर गृह त्याग, जब उन्होंने घर छोड़ा, किसके लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद से ज्ञान से लोगों को अवगत कराने के लिए अपना पहला स्पीच या फिर पहला उपदेश दिया। तो यहाँ पर कल्पसूत्र के बारे में बताया है कि ये कैसा ग्रंथ है, ये एक चित्र ग्रंथ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ चित्र ग्रंथ है, जिसमें 24 जैन तीर्थंकर के जन्म से मोक्ष, सॉरी निर्वाण वर्ड यूज करते हैं, जन्म से निर्वाण, समझ लोगे ना, निर्वाण तक की घटना बताएगी। साथ ही में जीवन की 5 घटनाएं, वो 5 घटनाएं कौन कौन सी है, समझ में आ गया, वहां पर लिखा हुआ है, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और महापरिनिर्वाण सबके बारे में बताया गया है। तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के भाग कल्पसूत्र में सम्मिलित किए गए हैं। तो अब आप कल्पसूत्र के बारे में जान गए, ये कैसा है, चित्र ग्रंथ है, ठीक है। ये देखो, ये सारे यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरह से महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला स्वप्न में थी, और स्वप्न में वो ऐसा देख रही थी कि जो जानवर, मतलब हाथी को स्पेशली इंडिकेट किया जाता है कि जो हाथी है वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, इस तरीके का वो स्वप्न देखते हैं, उसको इस तरह से दर्शाया गया। ये सारी देख रहे हो, वही चित्रकला के फॉर्म में पूरी इंसिडेंट को दिखा रहा है, ठीक है। लोकप्रिय चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्य ग्रंथ, कालकाचार्य कथा और संग्राहिणी सूत्र उल्लेखनीय है। कालकाचार्य कथा में आचार्य कालका की कहानी का वर्णन है। ये मैं 2 ग्रंथों के नाम लिखवा दे रही हूँ, कालकाचार्य कथा ये एक ग्रंथ है, और संग्राहिणी सूत्र, ठीक है, कालकाचार्य ग्रंथ, कालकाचार्य कथा और संग्राहिणी सूत्र। देखो कालकाचार्य कथा क्या है, संग्राहिणी सूत्र। कालकाचार्य कथा बेसिकली क्या है, वो एक भाई बहन की स्टोरी है, जिसमें बता रखा है कि किस तरह से जो
जो कालकाचार्य थे, कालका आचार्य थे, उन्होंने अपनी बहन को एक दुष्ट राजा से बचाने के लिए प्रयत्न किया। ठीक है, उनकी बहन एक जैन तपस्विनी थी और वो पूरी स्टोरी जो है वहां पर बताई गई बहुत ही सही तरीके से। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया है। जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन है, वहीं संग्राहिणी सूत्र एक ब्राह्मण संबंधी ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड की रचना, इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में बताया गया। तो ये उत्तरायण सूत्र क्या है, उसमें महावीर की शिक्षा दी गई है। संग्राहिणी सूत्र क्या है, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। तो इसको भी लिख लीजिए, उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण सूत्र। ठीक है, अब देखो आपको ना बस एक एक दो दो पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये सारे जितने भी मैं जैन ग्रंथों की बात कर रही हूँ, चाहे कल्पसूत्र, चित्र ग्रंथ है, ठीक है, चाहे हमने बात किया कालकाचार्य कथा, एक स्टोरी बताई है जैन धर्म से जुड़ी हुई, लेकिन ये भी क्या है, चित्र ग्रंथ है। ठीक है, संग्राहिणी सूत्र, संग्राहिणी सूत्र भी क्या है, जैन सन्यासियों के शिक्षा है, लेकिन ये भी चित्र के फॉर्म में दर्शाया है। उत्तरायण सूत्र जो है, इसमें जैन सन्यासियों की शिक्षा बताई गई। और संग्राहिणी सूत्र किसकी बात करता है, संग्राहिणी सूत्र वर्णन करता है ब्रह्मांड के बारे में, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में बताया गया कि कैसे संरचना हुई। एक पिक्चर भी होगा, मैं दिखाऊंगी, अंतरिक्ष के बारे में सारे इवेंट्स बताता है, पता नहीं है कि नहीं है, आगे मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल से वो दर्शा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रतियां लिखवाई। इन ग्रंथों में या तो बहुत कम अथवा अत्यधिक चित्र मिलते हैं। बोल रहे कि जैन संत थे उनके द्वारा, या जैनी जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसके बहुत सारे रेप्लिका बनवाई। किसी में कम पिक्चर्स थे, किसी में ज्यादा पिक्चर्स हमें मिलते हैं। एक विशिष्ट पृष्ठपोथी या चित्र को लेखन और चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया जाता था। पांडुलिपि, ओके, क्या बोल रहा है, पांडुलिपि पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था और जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता था, जिसमें उसे एक डोर के द्वारा बांध दिया जाता था ताकि वह संरक्षित रहे। अब बोल रहे हैं कि जितने भी हमें ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं इसको क्या करता था ये लोग, इसको पटलिस नामक लकड़ी, मतलब एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, चार पत्ता था, इन सबके बीच में यहाँ पे फ्रंट पे छेद कर दिया, मतलब ये पेज है, इस पत्र के यहाँ पे छेद, फिर इस वाले के यहाँ पर छेद, फिर सबको पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह अरेंज किया। ऊपर एक पटलिस लकड़ी, सबसे नीचे एक पटलिस लकड़ी, और फिर इसको बांध दिया। समझ में आ गया, उस छेदे से सबको बांध दिया। तो बता रहा है कि इस तरह से इसको रखा जाता था, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है। 14वीं शताब्दी के कागज, 14वीं शताब्दी में क्या आ जाता है, कागज इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बोल रहे हैं 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों के चित्रण से पहले तैयार किया जाता था, ताड़ के पत्तों को चित्रण से पहले तैयार करते थे। तेज नुकीले सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्तियों पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था। तो बोल रहे कि देखो ताड़ के पत्ते भी क्या है, इजीली डैमेज हो जाएंगे ना। तो सबसे पुराना जो हमें मिल रहा है वो कब का मिल रहा है, बोल रहे सबसे पुराना सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की हमें दिखाई देती है। तो जब तक कागज नहीं आएगा तब तक किसका, ताड़ पत्रों का प्रयोग होगा। और ताड़ पत्रों में भी हमें कब का मिल रहा है, लेटेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 11वीं शताब्दी का। ओके, उसका रीजन क्या, उसके पहले के डैमेज हो गए होंगे, अवशेष बचे नहीं होंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है ताड़ के पत्तों को लेखन से पहले सुखाया जाता था, तैयार किया जाता था। उस पर लिखना है तो नुकीले तरीके के जो ऑब्जेक्ट थे उनका प्रयोग किया जाता था, उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये देखो जो अभी मैं बताई थी आपको, ये किस तरह से संग्राहिणी सूत्र जिसमें ग्रहों के बारे में बताया गया, ये देख रहे हो पिक्चर्स के फॉर्म में पूरा अच्छे से हाईलाइट किया गया। कितने ज्यादा ब्राइट कलर्स का यूज करा है, देख रहे हो हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण और छोटे स्थान के कारण आरंभ में ठीक है, ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण और छोटे स्थान के कारण आरंभ में चित्रण मात्र पटलिस तक ही सीमित था। अब बोल रहा है कि इनिशियली जब ये पांडुलिपियां तैयार की जाती थी, क्योंकि ताड़ के जो पत्ते थे आकार में छोटे, अब बोल रहा है कि इस वजह से जो पांडुलिपि होता था ना, उसका जो पटलिस, जो फ्रंट होता था लकड़ी, बोल रहे कि इनिशियली जो चित्र थे वो पटलिस तक ही सीमित थे, केवल उसी पर चित्र उकेरा जाता था जहां देवी देवताओं की आकृति, जैन आचार्यों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण चमकदार रंगों से दर्शाया जाता था। जैसे शादी का कार्ड मानो, देखते हो ऊपर देवी देवता, फिर अंदर पूरा कंटेंट। तो बोल रहे इनिशियली
ये जो पांडुलिपियां थी ताड़ के पत्तों पे ही बनाई जाती थी, लिखी जाती थी। छोटा होने के कारण जो पिक्चर्स है वो उस पे ना बनाकर जो पहला होता था पटली लकड़ी उस पर ही कलरफुल तरीके से उकेरा जाता था देवी देवता या जिस जैन सन्यासी की स्टोरी लिखी जा रही है उनके जीवन के एक इवेंट को वहां पे दर्शा दिया जाता था। जैन चित्रकला में विशेष प्रकार के संयोजन और सरलीकृत भाषा का विकास हुआ। अधिकांश चित्रों में विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्रपटल को वर्गों में विभाजित कर दिया जाता था। अगर आपके बहुत सारे इवेंट्स हैं उसको दर्शाने के लिए एक ही पेज पे अलग अलग स्क्वायर में उस इवेंट को अलग अलग फॉर्म में दर्शाया जाता था कि पहले ये घटना और इसके बाद ये घटना, फिर छोटे छोटे वर्ग बना दिए जाते थे। ठीक है, चित्र में किस तरह के रंगों का प्रयोग हो रहा है, चमकीले रंग, कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। संयोजन में पतली लहरदार रेखाओं का प्रबल प्रभाव, चेहरे को 3 आयाम में दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त आंख का उपयोग देखने को मिलता है। तो चेहरा 2 डायमेंशनल दिखे लेकिन जो आंख है वो अलग से निकली हुई दिखाई देती थी और कहीं कहीं पे 3-3 आंखें दिखाई देती हैं। फिर बोल रहा है कि चित्रों में वास्तुशिल्प में सल्तनत कालीन गुंबद और नुकीले मेहराब का चित्रण गुजरात, मांडू, जौनपुर और पाटन के क्षेत्रों में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं। बोल रहा है कि उस समय जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना ये पश्चिमी चित्रकला शैली में, यहाँ पे जिस तरह के गुंबद वगैरह बन रहे हैं वो दर्शा रहा है कि सुल्तान जो सल्तनत काल है उसका प्रभाव उस क्षेत्र तक आ चुका है, क्योंकि सल्तनत काल के जो वास्तुकला थी उसका प्रभाव वहां दिख रहा है। इसका मतलब है वहां पर वो जो क्षेत्र है गुजरात वाला वो सल्तनत या सुल्तानों के प्रभाव में आ चुका है। ठीक है, जहां ये चित्र बने हैं वहां पर हमें सुल्तानों का प्रभाव दिखाई देता है। कपड़े के चंदवा, शामियानों, पर्दों, मेज, कुर्सी आदि वेशभूषा, उपयोगी वस्तुओं आदि पे स्वदेशी स्थानीय जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर आगे बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो विकास दिखता है लगभग 1350 1450, ये जो 100 वर्षों का टाइम पीरियड था, इस समय जैन चित्रकला सबसे ज्यादा रचनात्मक काल माना जाता है। ठीक है, और चित्रों की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है 1350 से 1450 तक के काल में, जहां प्रबल रूप से देवी देवताओं के आकर्षक चित्र बनने लगते हैं। भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य, नृत्य करती मानव आकृतियां, वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार का चित्रण, ये सब जो है चित्र मुख्य चित्र के हाशिए पर किया गया। मतलब जो इंडिविजुअल होता है ना मुख्य चित्र, उसको ज्यादा हाईलाइट करने लगे। इवन एक और चीज हमें दिखाई दी कि चित्रों में जो जैन चित्रकला थी, पहले यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं कि इसका सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास, वो हमें कब दिखाई देता है 1350 से 1450 के बीच में। ओके, समझ में आई, ये 100 वर्षों के टाइम पीरियड में। और बोल रहा है कि यहाँ पर हमें एक और चीज दिखाई दी कि चित्रों में स्वर्ण और लाजवर्द के प्रचुर उपयोग हो रहा है, क्योंकि धनाढ़ लोग इसको बनवा रहे हैं ना, तो सोने और लाजवर्द एक जो स्टोन है उसका यूज यहाँ पर किया जा रहा है, जो उस समय की सोसाइटी की संपन्नता को दर्शा रहा है। इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थपट, मंडल, गैर धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया गया। जैन चित्रों के अतिरिक्त इनका निर्माण या संरक्षण धनी व्यापारी समर्पित भक्तों द्वारा कराया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये जो अन्य जैन धर्म से जुड़े हुए या जैन धर्म के अलावा भी समाज के जो संपन्न लोग थे उनके द्वारा इस तरह के चित्रों का निर्माण कराया जाता था। समझ में आ गया? यहाँ पर बस वही चीजें जो है वो बताई गई है। आगे बोल रहा है, इसी समय हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों को चित्रित किया गया। महापुराण, चौर पंचाशिका, महाभारत का अरण्यक पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य कुछ चित्रांकन जो इस स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं जो इस शैली में हमें दिखती हैं। जैन चित्रकला शैली में इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व मुगल, पूर्व राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वदेशी शैली भी कहा जाता है। पूर्व मुगल और पूर्व राजस्थानी शैली थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, बोल रहे ये जो शैली है ना, इसको आप एक और नाम से जान रहे हैं, पूर्व मुगल या फिर पूर्व राजस्थानी, क्योंकि आगे चलकर ना राजस्थानी शैली का आधार क्या बनेगा, यही जैन चित्रकला शैली ही राजस्थानी शैली का आधार बनता है। इवन जो मुगल चित्रकला शैली है उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बारे में कुछ और जो स्पेसिफिक चीजें वो बताई जा रही हैं जो मुझे आपको बताना था। क्या कि यहाँ पर क्या होता था ना, गुब्बारे की तरह से ओढ़नी का चित्रण किया गया है।
देखो अगर आप इनके पिक्चर्स को देखोगे, यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी ओढ़नियां देखते हो तो वो किस तरह से दर्शाई जाती थी। अगर ये कोई लेडी है ना, यहाँ पर है ये, इसकी ओढ़नी ऐसे गुब्बारे की तरह, ओके, और फिर ये नुकीले नुकीले तरीके से उसको एक रेखा के रूप में ओढ़नी को दर्शा दिया जाता। तो यहाँ पर राइटर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो ओढ़नी का चित्रण है वो गुब्बारे की तरह से है, जिसे कड़े या नुकीले किनारों की तरह ढका गया है, फिर नीचे से नुकीलापन निकाल दिया जाता है। वास्तुकला का चित्रण प्रासंगिक परंतु सांकेतिक है। वास्तुकला का चित्रण मतलब कि जो भी उस समय महल या कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सांकेतिक है, प्रॉपर उसको नहीं डिजाइन किया जा रहा है 3 डायमेंशनल टाइप का, बस ऐसे जैसे हम बचपन में हट बनाते थे उस तरह से सांकेतिक रूप से ही महल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से जल निकाय, विशेष रूप से क्षितिज वनस्पति जीवों का चित्रण, कोई भी 3 डायमेंशनल या उस तरीके से उकारा नहीं जा रहा है। बोल रहा है कि जितने भी पर्वत पहाड़ है वो भी इस तरीके से सांकेतिक रूप से कि ये पर्वत है, ये महल है, बस दर्शा दिया जा रहा है, उस पर बहुत काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बोल रहे 17वीं शताब्दी में जो आरंभिक राजस्थानी चित्रकला शैली थी उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था किसने, इस पश्चिमी जैन शैली ने या पश्चिमी चित्रकला शैली ने, ठीक है। उत्तर पूर्व और पश्चिम के कई क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन में आने के बाद स्पष्टता फारसी, तुर्क, अफगान के प्रभाव को चित्रों में देखा जा सकता है। बोल रहा है कि आगे चल के ये जो क्षेत्र था यहाँ पे हमें बहुत सारे तुर्क दिखाई दिए, अफगानी शासक दिखाई देंगे सल्तनत काल में, फिर मुगल। तो बोल रहे कि इसी चित्रकला शैली में उनका इम्पैक्ट भी मिल जाता है, उनका प्रभाव भी दिखाई देता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर सुल्तानों द्वारा चित्रों का निर्माण कराया गया, जैसे मालवा, गुजरात, जौनपुर। ये क्षेत्र जब सुल्तान अपने नियंत्रण में ले लेंगे, कौन से, ये मालवा गुजरात वाला, तो जब यहाँ पे सुल्तानों का प्रभाव होगा तो उनकी जो कला शैली थी तुर्क अफगानों की, वो भी इस शैली के साथ मिलकर एक नई शैली के रूप में ओरिजिन होते हुए उसका दिखाई देता है, ठीक है। एक शैली ये, ठीक है, बाकी यही सब यहाँ पर बता रखा है, कुछ एक दो आपको एग्जाम्पल दिया है, ये देख लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी किसके बारे में, पाल चित्रकला शैली के बारे में। पाल चित्रकला शैली कहां पर हमें दिखाई देती, जैन साहित्य एवं चित्रकला की भांति पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियां 11वीं और 12वीं शताब्दी के आरंभिक चित्रकला के उदाहरण है, ठीक है। बोल रहे कि यहाँ पर अब आप आ जाइए पूर्वी चित्रकला शैली, तो बोल रहे यहाँ पर हमें 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास क्या दिखाई देती है, पाल चित्रकला शैली इस समय यहाँ पर भारत के इस क्षेत्र में ओरिजिन होते हुए इसका दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर यहाँ पर, ओके, पाल काल कब से कब तक था, 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध कला का अंतिम प्रमुख काल था। पाल किसके फॉलोअर्स थे, तो हमें पता लगता है ये बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, और इसके बाद से बौद्ध धर्म जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देगा, उसको हिंदू धर्म में ही समाहित मान लिया जाता है, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान और कला के महान केंद्र बने, सभी जानते हैं बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के बारे में। बोल रहे कि ये महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित असंख्यक पांडुलिपियां हैं। अब ये उनके शैक्षणिक केंद्र थे, यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी जाती थी, असंख्य पांडुलिपियां हैं, बहुत सारे विदेशी तीर्थयात्री भी लेकर गए। एवं वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए। अब बौद्ध धर्म के भी हमें 3 शाखाएं दिखाई देती हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये जो तीसरी शाखा थी ना, वज्रयान वाला, इसका ज्यादा प्रभाव था इस वाले क्षेत्र में, कहाँ पे, बंगाल और आसपास के क्षेत्र में। तो बोल रहे कि यहाँ पर ये जो आपके बौद्ध महाविहार है, यहाँ पे बहुत सारी पांडुलिपियां लिखी जाती थी, उसके चित्र उकेरे जाते थे उसमें, और ज्यादातर जो चित्र है वो हमें किससे संबंधित दिखाई दे रहे, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। इन केंद्रों में कांसे मूर्ति की ढलाई भी होती थी, कांसे की मूर्तियां। दक्षिण पूर्वी एशिया के छात्र तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों में आते थे, बहुत सारे। दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं एशिया कॉन्टिनेंट की, तो आपको पता है यहाँ पर ये वाला रीजन है साउथ ईस्ट एशिया वाला, बोले यहाँ के बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आते थे, बौद्ध धर्म से उनका एक जुड़ाव था,
और ये जब इन महाविहार में आए और पालकालीन बौद्ध कला के कांस्य और सचित्र पांडुलिपियों के नमूने अपने साथ वापस ले गए इन क्षेत्रों से, जो कांस्य की मूर्तियां वो ले जा रहे हैं, पांडुलिपियां वो ले जा रहे हैं, तो उन चित्रकला का प्रभाव उन क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। इस प्रथा ने पाल कला या पाल चित्रकला शैली थी उसका विभिन्न स्थानों में प्रभाव छोड़ा, जैसे नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा देशों में भी इनका प्रसार हमें दिखाई दिया। ये क्षेत्र यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर आपका नेपाल है, ठीक है, इधर तिब्बत हमें दिखाई देगा, इधर जाइए क्या दिखाई देता है आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, नीचे आ जाइए श्रीलंका हो गया। तो इन क्षेत्रों में पाल कला का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है। अब लास्ट एंड करूंगी मैं, क्या बोल रहा है कि पाल शैली और जो पश्चिम भारत की शैली थी जैन शैली, उसमें डिफरेंस क्या था। तो जो जैन शैली थी उसमें ना थोड़ा सा कोणीय रेखाएं हमें इस तरह से दिखाई देती है, यहाँ पर ना लहरदार रेखाएं दिखाई देती है। तो बोल रहा है कि जो पाल शैली है वहां पे लयात्मक प्रवाहमान इस तरह से बहती हुई रेखाएं, हल्की रंग, यहाँ पे हल्के रंग का यूज किया जाता है और इसका प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये एक लंदन में जो लाइब्रेरी है वहां पर इसे सुरक्षित रखा गया है। 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता ताड़पत्र पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। इस पोथी का चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था और आज ये वहां पर सुरक्षित है। समझ में आया। आगे बोल रहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात पाल राजवंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। उस क्षेत्र में जब सल्तनत का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, पालों का डिक्लाइन हो जाएगा। अंततोगत्वा 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो गया। तो जैसे ही पालों का अंत हुआ वैसे ही पाल कला का भी अंत हो गया। तो बेसिकली इसमें मेजर जो कला में डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा कोड़ी है जो हमें दिखाई दे रखा है, जैसे दुपट्टा ले रही है वो गुब्बारे के आकार में, जो यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, चाहे महल है चाहे वनस्पति है, वो सांकेतिक दृश्य है, बहुत अच्छे से उसे उकेरा नहीं गया है। यहाँ के जो स्थापत्य उस पर सल्तनत या तुर्क अफगानों के स्थापत्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है, गुंबद वगैरह। पाल शैली की अगर हम बात करें तो 11वीं 12वीं शताब्दी में दिखाई दे रहा है, 13वीं में निपट जा रहा है सुल्तानों के आने के साथ में, क्योंकि उनका वहां पे प्रभाव हो जा रहा है। इसमें लहरदार रेखाओं का प्रयोग ज्यादा हमें दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो इसके बीच में याद रखना है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या जाना, हमने जाना चित्रकला शैली दो पार्ट्स में इंडिया के, एक ये वेस्टर्न पार्ट और एक ये ईस्टर्न पार्ट। पश्चिमी चित्रकला शैली, पूर्वी चित्रकला शैली, पश्चिम में कहां पर, गुजरात। और इसको हम एक और के नाम से जानते हैं जैन शैली, क्योंकि यहाँ पर जैन के फॉलोअर्स, जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इसे प्रमोट किया, तो जैन शैली के नाम से जान रहे हैं। जैन शैली को आप पूर्व राजस्थान या पूर्व मुगल शैली भी कहते हैं, क्योंकि आगे जो 17th सेंचुरी में राजस्थान में शैली डेवलप होगी उसमें इसका इन्फ्लुएंस होगा, या मुगल शैली में भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। एक बार क्लास को देखना अच्छे से, फिर जाके बुक को पढ़ना, ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आता नहीं है, अगर चित्रकला शैली के बारे में पूछे तो आप बेसिक थोड़ा बहुत बता सके। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।